नमस्कार दोस्तों, आज हम करेंगे भारत का राष्ट्रपति। इस टॉपिक को हम आज डिस्कस करेंगे, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति आर्टिकल 52 से शुरू होते हैं, आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन के हैं और काफी दूर तक जाते हैं। सबसे पहले तो 52 में 52 में आर्टिकल में तो सिर्फ इतना कहा गया है कि देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बस एक ही लाइन है। उसके बाद तिरपन, 54 और आगे चले जाइए, इनमें यह बताया गया है कि राष्ट्रपति बनने के लिए किसी व्यक्ति में क्या योग्यता होनी चाहिए, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, चुनाव की प्रक्रिया क्या है, चुनाव में कौन वोट डाल सकेंगे, कितने साल के लिए राष्ट्रपति चुने जाएंगे और वो उनके साल का पीरियड किस तारीख से शुरू होगा, राष्ट्रपति त्याग पत्र देना चाहें किसी वजह से उसका क्या तरीका है, राष्ट्रपति को हटाया कैसे जा सकता है, राष्ट्रपति हटेंगे तो उनका काम कौन देखेगा, राष्ट्रपति के अधिकार क्या हैं, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं। शुरुआत में मैं ये आपको बता दूं कि भारतीय संविधान में सबसे ज्यादा शक्ति संविधान को है, सबसे पावरफुल, सबसे सुप्रीम भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है। और कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश के लोगों ने बनाया, सीधा नहीं, हमारे देश के लोगों के चुने हुए प्रतिनिधियों ने बनाया, तो हम ये कह सकते हैं कि हमने खुद बनाया। इसलिए हमने खुद अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, इसलिए वो सबसे सुप्रीम, सबसे पावरफुल होना ही चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन ने किसी व्यवस्था को चलाए रखने के लिए जितनी शक्तियां होती हैं उनको 3 प्रमुख खंडों में बांटा। और ये सिर्फ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं, दुनिया के जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन हैं उन सब में शासन को चलाने के लिए जितनी तरह की शक्तियां, जितनी तरह की जिम्मेवारियां होती हैं, उनको 3 प्रमुख भागों में बांटा गया। इसीलिए भारतीय संविधान में भी ऐसे 3 प्रमुख भाग हैं। एक भाग कानून को बनाता है, उसको लेजिस्लेचर कहा जाता है। दूसरा भाग, दूसरी शाखा व्यवस्था की उन बनाए हुए कानूनों को लागू करती है, उसको एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। तीसरी शाखा
इस एग्जीक्यूटिव को सही या गलत जज करती है। यानी लेजिस्लेचर ने जो कानून बनाया उसको जब एग्जीक्यूटिव ने लागू किया तो उसको ठीक से लागू किया या उसने उसको तोड़ मरोड़ कर गलत ढंग से लागू किया। यह सब निर्णय करने के लिए जुडिशरी होती है। ये तीनों शाखाएं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, तीनों की अपनी अपनी इंडिपेंडेंस है। इन दो की आपस में कुछ ओवरलैप है शक्तियों का। इनका कुछ हिस्सा इस काम को भी करता है, इसका कुछ हिस्सा इस काम को भी करता है, लेकिन ये इंडिपेंडेंट है, एकदम अलग है। इंडिपेंडेंट तो ये भी है आपस में। और मैं आपको जहां लाना सोच रहा था वो ये है कि राष्ट्रपति महोदय इन तीनों को बड़े ही इफेक्टिव ढंग से, बहुत ही पावरफुल ढंग से प्रभावित करते हैं। वो लेजिस्लेचर को भी प्रभावित करते हैं। भारत में जो लेजिस्लेचर है, यूनियन लेजिस्लेचर है, दो तरह की लेजिस्लेचर है, एक यूनियन, एक स्टेट लेजिस्लेचर। ये स्टेट लेजिस्लेचर क्या होती है और यूनियन लेजिस्लेचर क्या होती है, मैं ये मान के चलता हूं कि आपको पता होगा। नहीं तो इसके लिए मैं एक लाइव स्ट्रीमिंग बनाने की सोच रहा हूं आने वाले संडे को, जिसमें जिनको इतना बेसिक भी नहीं पता है कि स्टेट लेजिस्लेचर क्या होती है और यूनियन लेजिस्लेचर क्या होती है, उनके शंकाओं का समाधान कर सको। तो आप चैनल को देखते रहिए, उसमें लाइव स्ट्रीमिंग किस टाइम पे होगी वो उसमें लिखा होगा। आप उस टाइम पे ऑनलाइन आ जाइए, अपने क्वेश्चन कीजिए और मैं कोशिश करूंगा कि उनका जवाब दूं। तो लेजिस्लेचर को कैसे प्रभावित करते हैं राष्ट्रपति महोदय, वो इस बात से पता लग जाएगा कि जो यूनियन लेजिस्लेचर है उसमें शुरू में ही कहा गया है कि यूनियन लेजिस्लेचर के 3 हिस्से हैं। पहला प्रेसिडेंट स्वयं, दूसरा लोकसभा, तीसरा राज्यसभा। इन तीनों से मिलकर यूनियन लेजिस्लेचर बनी। कोई भी कानून, कोई भी बिल जब पास हो जाता है, पास होने के बाद उस बिल को एक्ट कहते हैं, अधिनियम। अधिनियम आई डोंट नो, हिंदी में याद नहीं है मुझे, बट वो बिल एक्ट बन जाता है पास होने के बाद। कोई बिल जब एक हाउस में पास हो जाएगा, वो दूसरे हाउस के पास जाएगा, दूसरा हाउस भी अगर उसको पास कर दे, फिर वो राष्ट्रपति महोदय के पास जाएगा। जब राष्ट्रपति उस पे साइन कर देंगे तभी वो कानून की शक्ल लेगा, तभी वो एक्ट बनेगा। तो इससे आपको पता लग गया होगा कि लेजिस्लेचर में जो लेजिस्लेटिव फंक्शन है, लेजिस्लेटिव विंग जो है प्रशासन की, उसमें राष्ट्रपति का कितना महत्व है। और बहुत सारे बिल तो ऐसे हैं जो कि सदन में पेश होने से पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति मांगते हैं। बाद में बिल इंट्रोड्यूस होगा सदन में, पहले राष्ट्रपति की अनुमोदन चाहिए, उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए चाहिए। तो आप समझे कि राष्ट्रपति कितने शक्तिशाली हैं। इसी तरह से एग्जीक्यूटिव में भी जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शन हैं, कहीं भी कोई एक्शन होता है, कहीं भी कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है,
तो वो राष्ट्रपति के नाम पे किया जाता है। जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के दूसरे जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय जो चीफ जस्टिस है उनकी सलाह से करते हैं। जितने भी हाई कोर्ट हैं सबके जजेस की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं। राज्य के जो राज्यपाल हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं। तो राष्ट्रपति बहुत शक्तिशाली पद है राष्ट्रपति का। अब वो इस पद का जो जितनी शक्तियां दी हुई हैं इस पद को, उसके इस्तेमाल करने का भी तरीका दिया हुआ है। वो हम डिटेल में चल के डिस्कस करेंगे, पर शुरुआत हम करते हैं कि राष्ट्रपति का इलेक्शन कैसे होता है। यह सब तो हमने इसलिए बताया था कि राष्ट्रपति के पद का महत्व क्या है। बहुत महत्वशाली पद है, बहुत महत्वपूर्ण पद है ये। अब हम देखते हैं कि राष्ट्रपति के बनने के लिए योग्यताएं क्या है। योग्यता नंबर 1, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिए। जो भारत का नागरिक नहीं है वो राष्ट्रपति बन ही नहीं सकता। दूसरा, देखिए आपको पता होगा कि जो जॉब्स वगैरह हैं इंडिया में, उसमें भी भारत का नागरिक होना जरूरी है। लेकिन कुछ देश ऐसे हैं, नेपाल है, भूटान है, वो नागरिक ऐसे हैं जो भारत में नौकरियां ले सकते हैं, उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, योग्य हैं तो वो योग्यता पूरी करते हैं। लेकिन राष्ट्रपति बनने के लिए भारत का नागरिक होना जरूरी है। दूसरी योग्यता, उम्मीदवार को कम से कम 35 वर्ष की आयु का होना चाहिए। तीसरी, उसमें लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। और चौथा, वो किसी लाभकारी पद पे नहीं होना चाहिए। और अगर किसी लाभकारी पद पे है, जैसे किसी सदन के सदस्य हैं, स्टेट असेंबली के सदस्य हैं, तो जिस दिन वो चुन लिए जाएंगे राष्ट्रपति के पद के लिए, उसी दिन से यह समझा जाएगा कि वो पद उन्होंने खाली कर दिया। ये थी योग्यता। अब उनका चुनाव कैसे होता है। सबसे पहले तो यह देखें कि राष्ट्रपति के चुनाव में वोटर लिस्ट क्या होती है। जैसे जब हम अपने यहां पर जब इलेक्शन होते हैं, चाहे वो पंचायत का इलेक्शन हो, चाहे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शन हो, एमएलए का हो, एमपी के लिए हो, तो एक वोटर लिस्ट होती है जिसमें उस सब के नाम होते हैं जो वोट डाल सकते हैं। जैसे 18 साल की उम्र जिसकी होगी, कोई भी हो, चाहे उस पे कुछ उस पे सीमाएं हैं, कुछ अयोग्यताएं हैं। अगर उनमें से कोई काम करके कोई अयोग्य नहीं हुआ है और 18 साल का हो गया तो वो वोट डाल सकता है। इस तरह से वोटर लिस्ट होती है। इसी तरह से राष्ट्रपति के चुनाव के लिए भी एक वोटर लिस्ट होती है, लेकिन उसको वोटर लिस्ट ना कह के उसको इलेक्टोरल कॉलेज बोलते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज। अब इलेक्टोरल कॉलेज में क्या होता है। देखिए साहब, राष्ट्रपति राष्ट्र के मालिक होते हैं पूरे की। वो किसी एक स्टेट के प्रतिनिधि नहीं होते, वो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के प्रतिनिधि भी नहीं होते। उनको पूरे देश पर अपनी उनकी शक्तियां होती हैं जो पूरे देश को प्रभावित करती है।
इसीलिए उनके चुनाव में देश का हर वोटर वोट डालता है, पर सीधे नहीं, सीधे वोट नहीं डालते, अपने प्रतिनिधियों के द्वारा वो राष्ट्रपति को चुनते हैं। और जो इलेक्टोरल कॉलेज है उसमें सारे तो ऑल इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, इंपॉर्टेंट वर्ड है इलेक्टेड। पार्लियामेंट का मतलब है पार्लियामेंट के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा। आपको पता है कि लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत होते हैं, हो सकते हैं एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के, अगर इस कम्युनिटी के लोग एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है तो टोटल संख्या 543 और 2 नॉमिनेटेड। इन 2 को वोटिंग का राइट नहीं है राष्ट्रपति के चुनाव में, क्योंकि ये इलेक्टेड नहीं है। तो ये जो 543 लोकसभा के सदस्य हैं, इनको राष्ट्रपति के चुनाव में जो इलेक्टोरल कॉलेज बनेगा उसमें इनके नाम होंगे। इसी तरह से राज्यसभा में 533 सदस्य इलेक्टेड, 533 नहीं 233 सदस्य इलेक्टेड होते हैं राज्यों की विधानसभा के सदस्यों द्वारा, और 3 सदस्य दिल्ली की विधानसभा चुन के भेजती है, 1 सदस्य पुडुचेरी की राज्यसभा, पुडुचेरी की विधानसभा चुन के भेजती है। तो इस तरह से ये 533 सदस्य हैं। ये सब राज्यों और जितने भी 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं उन सबके मिला के 233 है। और 12 सदस्य राज्यसभा में मनोनीत होते हैं, इनको भी वोट डालने का अधिकार नहीं। तो 543 और 233 776। इतने एमपीज, इतने सांसद, इतने संसद सदस्य ये इलेक्टोरल कॉलेज में होते हैं। इसके अलावा जितने भी राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी, और 29 राज्य, 29 और 2 31, इन 31 राज्यों की जो विधानसभा है और उन विधानसभाओं के जो इलेक्टेड मेंबर हैं, मनोनीत नहीं, जो इलेक्टेड मेंबर है, एमएलएज हैं, एमएलसीज भी नहीं, मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज। आपको पता ही होगा कि 6 राज्य ऐसे हैं भारत में जिनमें लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो विधान परिषद है उसके सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देने का अधिकार नहीं होता, वो इलेक्टोरल कॉलेज में नहीं होते। जो विधानसभा है राज्यों की, और दिल्ली और पांडिचेरी उनको भी राज्य ही माना गया है इस पर्पज के लिए, उनके जो इलेक्टेड हैं मेंबर, उनको इलेक्टोरल कॉलेज में स्थान मिलता है। तो ये सब 776 ये और 4000 से ज्यादा इतने एमएलए होते हैं, इलेक्टेड एमएलए।
जब इलेक्शन होता है तो इनकी एक लिस्ट बनती है पूरी। पिछले जो इलेक्शन हुए थे 2012 में, उसमें जो लिस्ट निकाली थी चुनाव कमीशन ने, वो लिस्ट मेरे पास है। अगर आप देखना चाहें मैं आपको भेज सकता हूं, अगर आप मुझे ईमेल करेंगे तो ये इलेक्टोरल कॉलेज हमने देखा, जिसमें संसद के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और पांडिचेरी और दिल्ली की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, इन सब के नाम होते हैं। तो ये इलेक्टोरल कॉलेज हो गया, ये वोट डालेंगे। अब वो वोट कैसे डलेगा, वो बड़ा कॉम्प्लेक्स सा प्रोसीजर है, इसीलिए मैं आपके साथ आज उसको डिस्कस करूंगा। वो इतना सिंपल नहीं है। और वो सिंपल क्यों नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा इश्यू आया कि जैसे मान लिया कहीं पर विधानसभा का या संसद का चुनाव है किसी सीट के लिए, और उस सीट पे 5-6 आदमी चुनाव लड़ रहे हैं। उनमें से नेचुरल बात है कि वोट बटेंगे। और मान लिया किसी चुनाव में, किसी निर्वाचन क्षेत्र में एक सदस्य को 1% वोट मिले, जितने वोट टोटल वैलिड वोट थे, जितने डाले गए उनमें से जितने रद्द हो गए वो निकाल के जो वैलिड वोट थे उसका 1% मान लिया एक कैंडिडेट को मिला। जो कैंडिडेट नंबर 4 है उसको मान लिया 3% मिला। ऐसे ही मिलते हैं कुछ को, तो सीरियस नहीं होते हैं। तीसरे सदस्य को मान लिया 15% वोट मिले, दूसरे को कितने हो गए ये 15 और 4 19, 19 में अब आप लगा लें कितना, यहां पर लगा दें इनको 21 नहीं ज्यादा लगाओ, ताकि इसका जो टोटल है वो 50 से ज्यादा हो जाए, 60 हो जाए। 15 और 3 18 कितने बच गए बाकी 82 में से इसको आप दे दो, 82 में से इसको दे दो 41 और इसको दे दो 40, इसको दे दो 42। आप अर्थमेटिक देख लेना, ये पूरे 100 हो जाने चाहिए। 82 और 82 और 19, 101 ज्यादा हो गए। अब मान लिया इसको 41 करें, मान लिया इतने वोट मिले। ये उसमें है असेंबली के इलेक्शन या लोकसभा के इलेक्शन। अब देखिए किसको चुनाव मानेंगे आप, ये आदमी निर्वाचित हो गया। लेकिन अगर दूसरे एंगल से देखें आप, इसको 41% लोगों ने वोट दिया और ये जो 59% है, इन्होंने तो एक तरह से इसके विपक्ष में वोट दिया। तो इसीलिए ये जो सदस्य है निर्वाचित तो हो गया, लेकिन आधे से कम ही लोग इसके साथ हैं, आधे से कम ही लोग इसको चाहते हैं, आधे से ज्यादा लोग तो किसी और को चाहते हैं। ये नहीं कि वो एक को ही चाहते हो, पर इसको नहीं चाहते। तो राष्ट्रपति के चुनाव में इस चीज को खत्म करने की कोशिश की गई, इस कमी को दूर करने की कोशिश की गई। उसमें क्या करते हैं, मान लिया यही 5 सदस्य हैं, राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है और वो हमारे जो इलेक्टोरल कॉलेज है उसके लोग वोट डाल रहे हैं। तो जब उनको बैलेट पेपर दिया जाएगा तो इन 5 के नाम होंगे, 1 2 3 4 और 5,
इन पांचों के नाम होंगे ऐसे। ये नाम होगा, नेम ऑफ द कैंडिडेट, और यहां प्रेफरेंस नंबर। ऐसे हुआ। और मान लिया ये बैलेट पेपर नंबर 1 है, और मान लिया मैं इलेक्टोरल कॉलेज में का सदस्य हूं, मेरा नाम है उस लिस्ट में। जब मैं वोट डालने जाऊंगा, ये 5 लोग राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे हैं, मेरे पास क्या ऑप्शन होगा कि मैं मुझे यह बताना होगा कि इन 5 में से मैं 1 नंबर पे किसको चाहता हूं, और जिसको मैं 1 नंबर पे चाहता हूं, मान लिया वो किसी तरह से मेजोरिटी में नहीं आ पाते हैं, वो ना हो तो कौन हो, और जिसको मैंने दूसरे नंबर पे चाहा वो भी ना हो, फिर मैं तीसरे नंबर पे किसको चाह रहा हूं, ये सब मुझे इसमें बताना चाहिए। मैं बता सकता हूं, मेरे पास ऑप्शन है। अगर ऐसी अवस्था आती है, मान लिया जो 4 नंबर पे हैं उनको मैं चाहता हूं कि ये बने, तो मैं इनके सामने 1 लिख दूंगा। मान लिया मैं इनको चाहता हूं दूसरे नंबर पे कि ये नहीं बन पाए तो ये बने, ये भी नहीं बन पाए तो ये बने, ये भी नहीं बन पाए तो ये बने, और ये भी नहीं बन पाए तो ये बने। ये मैंने अपनी चॉइसेस दे दी। अब इसी तरह से जितने भी इलेक्टोरल कॉलेज के लोग हैं, जिनके भी नाम इलेक्टोरल कॉलेज में है, वो सब इस तरह से अपनी प्रेफरेंस बताएंगे। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद इन बैलेट पेपर्स को इकट्ठा किया जाएगा। इकट्ठा करने के बाद देखिए, इकट्ठा करने के बाद हम ये देखेंगे कि जो ये था हमारा बैलेट पेपर, ये थे कैंडिडेट, ये हम ये देखेंगे कि जो कैंडिडेट नंबर 1 है, इनके लिए एक अलग हम टोकरी बनाएंगे। यहां पर ये 2 के लिए बनाएंगे, ये 3 के लिए बनाएंगे, ये 4 के लिए, और ये 5 के लिए। तो हम ये देखेंगे कि फर्स्ट प्रेफरेंस वोट, जैसे मेरी जो फर्स्ट प्रेफरेंस थी वो शायद इनकी थी, मैंने ऐसे दी थी शायद, ऐसे दी थी मैंने, मान लिया। तो मेरी जो फर्स्ट प्रेफरेंस थी वो 3 नंबर थी, तो मेरे बैलेट पेपर को यहां पर डाल दिया जाएगा। अब दूसरा बैलेट पेपर लिया जाएगा, उसमें जो फर्स्ट प्रेफरेंस है वो मान लिया 5 नंबर को मिली हुई है, इसके आगे लिखा हुआ है 1, तो जो 5 नंबर है इसमें उसको डाल दिया जाएगा। इसी तरह से जितने भी बैलेट पेपर हैं, अब मान लिया तीसरा बैलेट पेपर आया, उसमें भी 3 वाले को 3 के सामने ही 1 लिखा हुआ है, तो उस बैलेट पेपर को भी यहां डाल दिया जाएगा। तो इस तरह से इनमें अलग अलग मात्रा में बैलेट पेपर आ जाएंगे। अलग अलग मात्रा में, अलग अलग संख्या में, किसी में 400 होंगे, किसी में 800 होंगे, किसी में 1000 होंगे, किसी में 2000 होंगे। तो इस तरह से अलग अलग करके फर्स्ट प्रेफरेंस के आ जाए। अब आगे बढ़ने से पहले मुझे आपको यह बता देना जरूरी लगता है कि जो इलेक्टोरल कॉलेज में
मतदाता होते हैं उनके वोट की वैल्यू एक जैसी नहीं होती। जब हम लोकसभा या विधानसभा के लिए या पंचायत के लिए या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए वोट डालते हैं तो हम सब के जो वोट है उनकी एक जैसी कीमत होती है, एक वोट होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं होता। उसकी उसकी जो वैल्यू है एक मतदाता के वोट की, वो भी निर्धारित करने का एक तरीका है। वो कैसे करता है? सबसे पहले जो राज्य हैं, एक एक राज्य को लेके 29 राज्य और 31 केंद्र शासित, ये 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे जिनमें विधानसभाएं हैं, उन 31 को एक एक करके लेते हैं और उनके जो इलेक्टेड एमएलए हैं उनके वोट की वैल्यू निकालते हैं। और उनके वोट की वैल्यू कैसे निकालेंगे? वो ऐसे निकलेगी साहब के आपको पता है कि राष्ट्रपति पूरे देश के रिप्रेजेंटेटिव बनने वाले हैं, इसीलिए जितने भी लोग उस प्रदेश में रहते हैं, जिस प्रदेश के एमएलए के वोट की वैल्यू निकालनी है, उसकी जनसंख्या को हम लेते हैं। उस जनसंख्या को जितने एमएलए, इलेक्टेड एमएलए उस राज्य में हैं, उससे भाग कर देते हैं। जैसे मान लिया हरियाणा का केस लें। हरियाणा की जनसंख्या मान लिया 1,50,00,000 है, रफ मान लेते हैं। 1,50,00,000 हरियाणा की जनसंख्या है। ये जनसंख्या हमने कब की लेनी है? ये 1971 में जो जनगणना हुई थी उसकी फिगर लेनी है। और ये 1971 की जनगणना वाली फिगर जब तक चलेगी जब तक के 2031 की जनगणना के रिजल्ट नहीं आ जाते। इसके पीछे रीजन ये है, पहले ये हर 10 साल में रिवाइज होता था, उसके आधार पे विधानसभा के सदस्य, लोकसभा का रिप्रेजेंटेशन उस स्टेट का बदल जाता था। लेकिन जब परिवार नियोजन का मसला चला, सरकार की नीति बनी कि परिवार नियोजन किया जाए, तो इस बात पे ध्यान गया कि लोग जनसंख्या बढ़ाते रहेंगे, वोटिंग राइट्स लेते रहेंगे, और एक जो राज्य है उसकी जिसकी जनसंख्या ज्यादा बढ़ेगी उसका प्रतिनिधित्व तो लोकसभा में बढ़ जाएगा, राज्यसभा में भी बढ़ जाएगा। तो उस चीज को डिस्करेज करने के लिए, उसको निरुत्साहित करने के लिए संविधान में ऐसा कह दिया गया कि इन पर्पजेज के लिए 1971 की जनगणना जब तक 2026 के बाद जो जनगणना होगी उसके रिजल्ट नहीं आ जाते, यही जनगणना मानी जाएगी। तो मान लिया 1971 की जनगणना के हिसाब से 1,50,00,000 लोग हरियाणा में रहते हैं, और हरियाणा में जो विधानसभा है उसके जो निर्वाचित सदस्य हैं वो 90 हैं। तो आप इसको 90 से भाग कर लो। अब देख लीजिए 90 से भाग करके, 9 से, कम 9 6 15, 9 6 54, 6 9 6 54, 6 9 6 54, पागल हो जाएंगे यार। 9 1 9 9 6 54, 9 6 54,
एक ये अब ये तो बहुत बड़ा फिगर हो जाएगी। इसी करके इसको 1000 से फिर भाग कर देते हैं और 1000 से भाग करने पे यहां डेसिमल लग गया, यानी 166.6 आ गया। जब ये 5 आ जाए यहां पर, यानी ये जो 1000 से भाग करने पे अगर 500 बच जाए या 500 से ज्यादा बच जाए तो यहां एक और ऐड कर देते हैं, तो 167 आ गया। तो हरियाणा का जो एक एमएलए है उसके वोट की वैल्यू राष्ट्रपति के चुनाव में 167 है। अब हरियाणा के टोटल जो 90 एमएलए हैं उनके वोटों की कितनी कीमत हो जाएगी? 167 को 90 से गुणा कर दो। ये तो एक एमएलए की वोट की कीमत हुई, और ये हरियाणा के जितने भी एमएलए हैं सबके वोट की इतनी कीमत हो। इसी तरह से जो 31 के 31 राज्य हैं, मैं पांडिचेरी और दिल्ली को राज्य ही बोल रहा हूं इस पर्पज के लिए, उन सब के एक एमएलए की वैल्यू और उस राज्य के टोटल एमएलए की वोट की वैल्यू इस तरह से हम निकाल लेते हैं। अब साहब राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक चीज और देखिए बड़ी मजेदार बताई गई है, वो ये है कि भाई जो राज्यों के जो विधानसभा हैं, विधानसभा के सदस्य हैं, उनकी जो वैल्यू है वोट की, उतनी ही वैल्यू जितने वोट राज्यों के विधानसभाओं के हैं उतने ही वैल्यू के वोट एमपीज के होने चाहिए। तो अब जो विधानसभा के सदस्य बन रहे हैं, जब पूरे देश की विधानसभाओं के सदस्य बनाएंगे, वो तो मैंने बताया था कि 4000 से ज्यादा है, लेकिन जो संसद सदस्य हैं वो तो 543 और 233 776 ही हुए। तो जितनी टोटल वैल्यू इन 4000 की है, इनके वोट मतों की है, उतनी ही टोटल वैल्यू सिर्फ 776 की है। इसका मतलब एक एमपी के वोट की कीमत काफी ज्यादा है एक विधानसभा के सदस्य की वोट की वैल्यू से। तो अब आगे आ जाइए, वहां पर जो हम राष्ट्रपति के जो बैलेट पेपर डल गए थे उन पे आ जाइए। अभी हमने वैल्यू के बारे में आपको आइडिया दे दिया कि वैल्यू क्या होती है एक मत की। अब देखिए, अब हमें यह डिसाइड करना है, जैसे हमने इनको जो बैलेट पेपर थे उनको यहां डाल दिया अलग अलग में, और हमने देखा था कि किसी में 2000 हैं, किसी में 1000 हैं, और कुल मिला के जितने भी इलेक्टोरल कॉलेज में लोग थे उन सब के इसमें आ गए फर्स्ट प्रेफरेंस के हिसाब से। अब हमें यह देखना है कि कितने वैल्यू के वोट मिल जाएं तो उसको निर्वाचित माना जाएगा कैंडिडेट को। तो उसके लिए एक चीज होती है कोटा, एक वर्ड है कोटा। कोटा, अगर कोटा पूरा हो जाए तो हम सदस्य को निर्वाचित घोषित मान लेंगे, निर्वाचित घोषित कर दिया जाएगा। अब वो कोटा क्या है? जितनी वैल्यू वोट्स की बनी है, जब हम गिन रहे थे वो कि भाई 4000 एमएलए हैं और 776 एमपीज हैं, तो उनकी जो टोटल वैल्यू जब गणना करते हैं तो वो लगभग 11 लाख बनती है। 11 लाख बनती है। सभी एमपीज और सभी एमएलए के वोट की कीमत लगभग 11 लाख बनती है।
तो जितनी एक्चुअल में बन रही है उस टाइम पे जब इलेक्शन हो रहा है, उसकी टोटल वैल्यू हम ले लेते हैं ऐसे, इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे। और उसमें फिर 1 जोड़ देंगे। इतने वोट अगर मिल जाएं किसी उम्मीदवार को जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे हैं, अगर इससे कम मिले तो डिसाइड नहीं होगा, हमें आगे बढ़ना होगा। इतने या इससे ज्यादा मिल जाएं, 1 से ज्यादा को मिल जाए तो जिसको ज्यादा मिले हैं उसको, 1 से ज्यादा को तो मिलेंगे ही नहीं। खैर, तो इतने वोट अगर मिल जाए कम से कम, तो उसको विनर डिक्लेयर कर देगा रिटर्निंग ऑफिसर। रिटर्निंग ऑफिसर इलेक्शन कमीशन द्वारा अपॉइंट होता है, और आमतौर पे ये लोकसभा या राज्यसभा का सेक्रेटरीट का सेक्रेटरी होता है। एनीवे, तो ये हुआ 11 लाख को जब हमने 2 से भाग किया, 5.5 लाख और 1 ये जुड़ा, तो 5,50,000 1। इतने वैल्यू के वोट जब तक किसी को नहीं मिलेंगे, हमारी प्रक्रिया आगे चलती रहेगी। तो हमने क्या किया, इसके जो जितने वोट मिले थे, जिसमें सबके हमने अलग अलग रिकॉर्ड बना दिया। कैंडिडेट 1 नंबर 2 3 4 एंड 5, इनके यहां पर जितने वोट आए लिख दिए, ये भी लिख दिए, ये भी लिख दिए, उनकी वैल्यू लिख दी। वैल्यू यानी जैसे हरियाणा के एक एमएलए की वोट की वैल्यू 167 थी, और हरियाणा के मान लिया 60 एमएलए ने उनको वोट दिया है, तो 167 को 60 से गुणा करेंगे और वो फिगर यहां जोड़ेंगे। पहले ये हरियाणा की आ गई, फिर मान लिया यूपी के एक एमएलए की वोट की कीमत मान लिया 300 है, और वहां से मान लिया 200 ने उनको वोट दिया है, तो 300 को 200 से गुणा करेंगे, वो फिगर यहां आ जाएगी। इसी तरह से फिर सब स्टेट्स का देखेंगे, फिर उसमें देखेंगे कि कितने एमपीज ने वोट दी है, एमपीज के वोट को उससे गुणा कर देंगे जितने एमपी के वोट की कीमत आई। एमपी के वोट की कीमत अभी तक नहीं बताई, वो ये है कि जितनी एमएलए की टोटल वोट आई है, उसको पूरे सभी राज्यों के जितने एमएलए हैं उनके वोट्स की टोटल जितनी वैल्यू है उसको 776 से भाग कर देंगे, वो एक एमपी के एक वोट की कीमत आ जाएगी। अब मान लिया इनको 10 मिले एमपी के वोट, तो 10 को उस फिगर से गुणा कर देंगे जो कि 700 से ज्यादा बनती है। तो वो इस तरह से इसके जो वोट्स आए टोटल उसको जोड़ लेंगे, इसके सबके जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद अगर किसी के जो वैल्यू आई है वोट्स की वो इतनी आ जाए तो उसको डिक्लेयर कर देंगे। नहीं आए तो क्या होगा, नहीं आए तो जिसको फर्स्ट राउंड में, इसको फर्स्ट राउंड बोलेंगे, जिसको सबसे कम मिले हैं इनमें से उसको हटा देंगे। मान लिया इसको सबसे कम, तो इसको यहां से हटा देंगे। सेकंड राउंड की जब गिनती होगी इनको हटा देंगे, और इनके पास जितने वोट थे, जिन लोगों ने इनको फर्स्ट प्रेफरेंस दी थी, उन बैलेट पेपर्स को निकाला जाएगा दोबारा। फिर उनमें देखा जाएगा कि उनमें से सेकंड प्रेफरेंस उन्होंने किस किस को दे रखी है। अब मान लिया किसी ने सेकंड प्रेफरेंस, उनमें से कुछ ऐसे निकले इनको दी सेकंड प्रेफरेंस, उनको इस वाले में ऐड कर देंगे। जिन्होंने इसको दी है इसमें ऐड कर देंगे, फिर इसमें ऐड कर देंगे और इसमें ऐड कर देंगे। तो 3 नंबर को जितने वोट मिले थे वो सब इनमें, जिसने सेकंड प्रेफरेंस जिसको भी दी थी उसके हिसाब से डल गए। फिर गिनती होगी, अगर टोटल आ गया इतना तो ठीक है, नहीं तो जो लोवेस्ट रहा सेकंड राउंड में उसको फिर एलिमिनेट करेंगे। उसके बैलेट पेपर निकाल के फिर देखा जाएगा थर्ड प्रेफरेंस, ऐसे होगा। तो इस तरह से ये प्रक्रिया इनकी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद जब इनका कंप्लीट, अच्छा इसमें यह भी है जो बैलेट पेपर होते हैं इनके 2 रंग के होते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में
जो एमपी होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है, उसको ग्रीन कलर का बैलेट पेपर दिया जाता है, और जो विधानसभा के सदस्य होते हैं उनको पिंक कलर का बैलेट पेपर दिया जाता है। फिर वोट डालने के लिए जो सदस्य हैं इलेक्टोरल कॉलेज के, उनको जरूरी नहीं है दिल्ली आए, जो राज्य की राजधानी है वहां पर भी वोट डाल सकते हैं वोट। और ये जो सेकंड और फर्स्ट और कई राउंड मैंने बताए, ये आज तक जितने भी चुनाव हुए हैं राष्ट्रपति के, सिर्फ एक बार इसकी नौबत आई है कि एक बार से ज्यादा काउंट करना पड़ा, और वो सब हुआ था 1969 में, या आई थिंक 69 या 67 में जो वोटिंग हुई थी, उसमें ऐसा हुआ था कि दो बार काउंट करना पड़ा था, जब जाके क्लियर हुई थी पोजीशन। तो उसकी भी डिटेल मेरे पास है, अगर आपको चाहिए कि कौन कौन उस टाइम उम्मीदवार थे राष्ट्रपति चुनाव के लिए, किस एमएलए के वोट की कितनी कीमत थी, एमपी के वोट की कितनी कीमत थी, फर्स्ट राउंड में किसको कितने वोट मिले, सेकंड राउंड में कितने मिले, और कैसे डिसाइड हुआ, वो सब भी मैं आपको भेज सकता हूँ। और आपके उसके लिए मैं ये भी बता दूं कि हमारा एक बार कॉलेज में इलेक्शन हुआ था, ऐसे हॉस्टल का, बल्कि हॉस्टल के प्रीफेक्ट के लिए इलेक्शन था। उसमें 3-4 लोग ऐसे ही इलेक्शन लड़ा उन्होंने, हमने ऐसे ही इसी तरह से, इसको बोलते हैं इलेक्शन थ्रू proportional representation by means of single transferable vote। चुनाव की इस प्रक्रिया को, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का तो मैंने जब भी बताया था ना कि फर्स्ट प्रेफरेंस दी आपने, फिर सेकंड दी, यानी वो ट्रांसफर करते रहे आप, अगर ये नहीं तो ये नहीं तो ये, इसलिए उसको सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, तो एक ही होता है लेकिन वो ट्रांसफरेबल होता है कि भाई इसको तो नहीं तो इसको, इसको नहीं तो इसको, इसलिए उसको ट्रांसफरेबल वोट बोलते हैं। और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि प्रोपोर्शनेटली हम डिवाइड कर देते हैं उसको। तो ये तरीका है जो अपनाया जाता है राष्ट्रपति के चुनाव में। तो राष्ट्रपति का चुनाव हो गया। अब ये भी है कि राष्ट्रपति महोदय अपने पद पर 5 साल के लिए रहते हैं, और ये 5 साल उस दिन से काउंट होते हैं जिस दिन वे अपना पद ग्रहण करते हैं, उससे 5 साल काउंट होते हैं। अब अगर वो बीच में हेल्थ ग्राउंड पे या किसी भी ग्राउंड पे अगर वो त्याग पत्र देना चाहें, दे सकते हैं। उनको त्याग पत्र एड्रेस करना होता है वाइस प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट को लिखकर वो अपना त्याग पत्र भेज सकते हैं। राष्ट्रपति को जैसे ही ये मिलेगा त्याग पत्र, वो लोकसभा को बताएंगे, और उस इवेंचुअलिटी में जब राष्ट्रपति त्याग पत्र दे चुके हैं तो जो उपराष्ट्रपति हैं वो राष्ट्रपति के कार्य का निर्वाह करते हैं, राष्ट्रपति का पद वो संभालते हैं। और एक बार तो ऐसा हुआ है कि राष्ट्रपति नहीं थे, राष्ट्रपति एक्सपायर हो गए, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर लिया उपराष्ट्रपति ने, और बाद में वो जो उपराष्ट्रपति थे वो राष्ट्रपति के इलेक्शन में खड़े हुए, इसलिए उनको रिजाइन करना पड़ा। तो जो चीफ जस्टिस थे इंडिया के, वो राष्ट्रपति बन गए। तो ये था कि अगर
वो रिजाइन करें तो कैसे होगा। अब है कि राष्ट्रपति को हटाया कैसे जाए अगर जरूरत आन पड़े तो राष्ट्रपति के जो हटाना है उसके लिए जो टेक्निकल वर्ड है वो इम्पीचमेंट है। इम्पीचमेंट, राष्ट्रपति की इम्पीचमेंट कैसे हो। देखिए साहब, राष्ट्रपति की इम्पीचमेंट एक ही ग्राउंड पे हो सकती है, क्योंकि वैसे तो हमने देखा कि राष्ट्रपति बहुत मान के योग्य हैं, बहुत शक्तियां उनमें निहित हैं, लेकिन फिर भी उनको हटाया जा सकता है, उनको इम्पीच किया जा सकता है। तो हमने ये भी देखा था उस टाइम पे कि उनसे भी शक्तिशाली है इंडिया में, और वो है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन। अगर इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर दें तब उनको इम्पीच किया जा सकता है। सो a president of India, the president of India can be impeached on the grounds of violation of constitution. Violation of constitution. अब क्या तरीका है? देखिए साहब, तरीका बहुत मुश्किल है राष्ट्रपति महोदय को हटाना, क्योंकि उनका इलेक्शन भी ऐसा नहीं है कि कुछ एमपीज ने बैठ के चुन दिया हो उनको, बहुत लंबी प्रक्रिया थी। हटाने का जो कॉम्प्लेक्स तरीका है वो ये है, राष्ट्रपति को हटाने के लिए एक बिल लाया जाएगा संसद के कोई से भी सदन में, लेकिन उसकी दो शर्तें। ऐसा बिल जब आएगा उस पे जिस भी सदन में आया है उस सदन की जितनी संख्या है उसके 1/4 यानी 25% टोटल स्ट्रेंथ का इतने सदस्य साइन करके उस रेजोल्यूशन को इंट्रोड्यूस करेंगे। 25%, 1/4 ऑफ द टोटल मेंबर्स। एक रिटन नोटिस देंगे, चार्ज लगाएंगे राष्ट्रपति पे कि इन्होंने इस तरीके से ये किया है और ये संविधान का उल्लंघन है, इसलिए इनको हटाया जाए, और ये कम से कम 1/4 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस द्वारा सपोर्टेड होना चाहिए। और ये बिल लाने का 14 दिन का कम से कम नोटिस होना चाहिए। कम से कम 14 दिन पहले बताना होगा, वो डिस्कशन होने से पहले, कि साहब हम नोटिस ला रहे हैं इस तारीख को। जब नोटिस आ गया उस पे डिस्कस किया जाएगा, और अगर 2/3 of the total membership of that house जिस भी हाउस में वो बिल लाया गया है उसके अगर कम से कम 2/3 सदस्य उसको सपोर्ट करें उस रेजोल्यूशन को और उसमें जो चार्ज लगे हुए हैं उसको, तो वो बिल, वो रेजोल्यूशन पास माना जाएगा। ऐसा होने के बाद वो रेजोल्यूशन और बिल जो चार्जेस हैं जिसमें दूसरे हाउस को जाएगा, दूसरा हाउस उसकी छानबीन करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा या करवाएगा, और उस इन्वेस्टिगेशन में राष्ट्रपति महोदय को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का हक होगा, या खुद करें या वकील के थ्रू करें। उसके बाद दूसरे हाउस में भी वोटिंग होगी। अगर उस
दूसरे सदन के टोटल मेंबरशिप के 2/3 सदस्य पक्ष के मत में मतदान कर दें, पक्ष के उसके प्रस्ताव के पक्ष में मतदान कर दें, तो जैसे ही वो पास होगा, राष्ट्रपति महोदय उसी दिन से अपने पद से हटे हुए माने जाएंगे। फिर देखें, प्रस्ताव लाया जा सकता है किसी भी सदन में 1/4 ऑफ द मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस का समर्थन के द्वारा वो प्रस्ताव लाया जाए, 14 दिन का नोटिस हो, जिसमें चार्जेस भी हो बिल में। अगर 2/3 सदस्य के बहुमत से पास कर दिया जाए, दूसरे सदन को रेफर होगा, दूसरा सदन उसको इन्वेस्टिगेट करेगा या करवाएगा। उस इन्वेस्टिगेशन में राष्ट्रपति अपना पक्ष खुद भी प्रस्तुत कर सकते हैं और अपने वकील को भी भेज सकते हैं। और अगर चार्ज एस्टेब्लिश हो जाएं और सदन, दूसरा सदन भी कम से कम 2/3 बहुमत से उस प्रस्ताव को पास कर दे, तो जिस दिन से प्रस्ताव पास हुआ है उसी दिन से राष्ट्रपति महोदय अपने उससे हटे माने जाएंगे। तो ये है उनके हटने का तरीका, उनके हटाने का तरीका। तो हमने किया राष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति का महत्व, राष्ट्रपति का इलेक्शन, राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं, राष्ट्रपति का हटाया जाना। अब राष्ट्रपति के जो चुनाव की प्रक्रिया है, अगर राष्ट्रपति के कार्यकाल जो 5 साल का है, उसके पूरा होने से पहले उनके उत्तराधिकारी का चुनाव ना हुआ हो तो वो कंटिन्यू करेंगे। इसीलिए ऐसी परिस्थिति ना आए, यह है कि उनके चुनाव, उनका जो कार्यकाल है वो पूरा होने से पहले ही एक उनका उत्तराधिकारी चुन लिया जाए। अब इनकी शक्तियां देखो, राष्ट्रपति महोदय की शक्तियां क्या क्या है। देखिए साहब, जितने भी एग्जीक्यूटिव पावर हैं यूनियन की, वो सारी की सारी राष्ट्रपति महोदय में निहित है। राष्ट्रपति महोदय ही उनका उपयोग करते हैं, कर सकते हैं। लेकिन राष्ट्रपति महोदय की मदद करने के लिए और उनको सलाह देने के लिए एक मंत्रिमंडल का प्रावधान है, और उस मंत्रिमंडल का जो मुखिया है वो प्रधानमंत्री है। अब ये उनकी मदद करने और सलाह देने, इसका अर्थ थोड़ा व्यापक है। जो सलाह मंत्रिमंडल देगा राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति महोदय को वो माननी पड़ेगी। देखो, पावर तो कितनी सारी है, लेकिन वो दूसरा जो कहे, मंत्रिमंडल जो कहे, वो माननी पड़ेगी। हां, अगर मंत्रिमंडल ने कोई सलाह दी, राष्ट्रपति को उचित नहीं लगी, तो राष्ट्रपति महोदय पुनर्विचार के लिए मंत्रिमंडल को वो विषय भेज सकते हैं, और पुनर्विचार के बाद जो भी सलाह मंत्रिमंडल देगा वो राष्ट्रपति को माननी होगी। श्री शांति भूषण, जो कभी कानून मंत्री थे 1977 से लेकर 1979 तक शायद, उन्होंने अपनी एक किताब में लिखा है कि 1977 में एक मामला, एक प्रस्ताव मंत्रिमंडल ने तत्कालीन राष्ट्रपति
श्री बासप्पा दानप्पा जत्ती को भेजा। राष्ट्रपति महोदय को वो जचा नहीं, उन्होंने उस पे मानने से मना कर दिया। विषय बड़ा टेढ़ा था। मंत्रिमंडल की बैठक हुई। मंत्रिमंडल क्या करे अगर वो नहीं मान रहे तो? मंत्रिमंडल के पास ऑप्शन ये, या तो राष्ट्रपति को इंपीच करें क्योंकि ये वायलेशन है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो भी प्रक्रिया लंबी हो जाती है। दोबारा इलेक्शन करा के उनको बदनाम किया जाए और बड़ी मेजोरिटी से आए, फिर इंपीच करें अगर पहले नहीं हो पा रहा। लेकिन श्री शांति भूषण आगे लिखते हैं कि अल्टीमेटली किसी तरह से तत्कालीन राष्ट्रपति को यह समझ आ गई कि मुझे मान जाना चाहिए, और उन्होंने उस प्रस्ताव को दस्तखत कर। और वो प्रस्ताव था 9 राज्यों की विधानसभाओं को भंग करने का। जब मार्च 1977 में लोकसभा के चुनाव हुए तो उस टाइम जो सत्ता पक्ष था उसकी पार्टी की करारी हार हुई, दूसरी पार्टी सत्ता में आई। जून में दूसरी पार्टी को लगा, जो सत्ता में आ गई थी अब, कि ये जो सत्ताधारी पहले पार्टी थी ये राज्यों में अपना बहुमत खो चुकी है, और क्योंकि विधानसभाओं के चुनाव पहले हुए थे अब स्थिति बदल चुकी है, तो वहां दोबारा चुनाव होकर लोकप्रिय सरकार वहां आनी चाहिए। इसलिए वो 9 राज्यों की विधानसभाओं को भंग करना चाहते थे। अल्टीमेटली राष्ट्रपति बासप्पा दानप्पा जत्ती जी इस बात के लिए सहमत हुए, उन्होंने साइन किए और दोबारा 9 राज्यों में चुनाव हुए, और 9 के 9 राज्यों में सत्ताएं परिवर्तन हुआ। तो ये मैंने इसलिए बताया कि जो मंत्रिमंडल सलाह देता है वो राष्ट्रपति के लिए मान्य होती है, उनको मान्य होता है। उनके पास ज्यादा ऑप्शन नहीं होता सिवाय इसके कि वो एक बार पुनर्विचार के लिए भेज दें। अब इतना कहने के बाद